Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope all of you are doing very well at your homes. So in this video we are going to talk about the Marxist analysis of the murder of Aziz Khan. प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी थीम्स पे, करेक्टर एनालिसिस पे एंड द टाइटल सिग्निफिकेंस ऑफ मर्डर ऑफ अजीज खान। लेकिन आज की वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो मार्क्सिस्ट एनालिसिस पे रहेगा ऑफ द नोवेल मर्डर ऑफ अजीज खान। हम स्टार्ट करते हैं। जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सिस्ट बेसिकली रेफर करता है एक थ्योरी को जो इकोनॉमिक की थी, यानी इकोनॉमिक पर्पस के लिए जिसे लाया गया था, जो आई थी थ्रू डिफरेंट राइटर्स, मार्क्सिस्ट। ठीक है, मार्क्सिज्म है बेसिकली। ठीक है, जब हम इसे एनालिसिस करते हैं तो मार्क्सिस्ट एनालिसिस से कह दिया जाता है। तो ये आई थी जिसके अंदर इकोनॉमिक, हम कह सकते हैं बेटरमेंट लाई गई थी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। तो ये हमारे पास मार्क्सिज्म था। और अगर हम इसके बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं, पहले एक वर्क था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या इसे द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है, जो 1847 के अंदर पब्लिश करवाई गई थी बाय कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इन दोनों राइटर्स ने इसे पब्लिश करवाया था और ये इनका एक कॉम्बिनेशन वर्क था जिसके अंदर इन्होंने कैपिटलिज्म पे सटायर किया था, ठीक है, और मार्क्सिज्म की थ्योरी को दिया था। और इसके अलावा एक और वर्क है डैश कैपिटल, ठीक है, जो लिखा था कार्ल मार्क्स ने, और इसके अंदर वो बताता है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है और जो सोसाइटी है, इन दोनों को आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक है, यानी जो क्लास स्ट्रगल होती है, किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें हमारी क्लासेस बन जाती है, उसके थ्रू जो लोअर वर्किंग क्लास एक्सप्लॉइट होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में वो इसके अंदर बात करता है। तो ये तो था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर जो की पॉइंट्स थे वो कौन कौन से थे। पहले हम इसके सारे की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो इसमें इन दोनों ने बेसिकली कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर दिए थे। ठीक है, यानी इन्होंने जो कैपिटलिज्म पे स्टार्ट किया था और जो खुद से नए पॉइंट्स दिए थे किस तरीके से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, वो पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहले बताया था इसके अंदर जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर कैपिटलिज्म जो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास क्लास डिफरेंस देखने को मिलता है, उस पर क्रिटिसिज्म दिखाया गया है। क्योंकि उसके अंदर ये इन्होंने बताया कि जो कैपिटलिज्म है जिसके अंदर जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जिसे बोर्जियस क्लास भी कही गई, यानी एलीट क्लास, वो एक्सप्लॉइट करती है लोअर वर्किंग क्लास को। ठीक है, वो उनकी सर्विसेज को ओन करती है। ठीक है, वो उनको इंस्लेव कर लेती है। तो उसके अंदर बेसिकली फर्स्ट टाइम पहले उन्हें स्टार्ट किया गया और ये कहा गया कि जो कैपिटलिज्म सिस्टम है ना, इसके अंदर जो क्लास डिफरेंस आ जाता है, दो क्लासेस बन जाती है, एक एक्सप्लॉइट करती है और दूसरी एक्सप्लॉइट होती चली जाती है। एक हैव्स होते हैं और दूसरे हैव्स नॉट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि जो प्रोलेटेरियट क्लास किस तरीके से उनको इंस्लेव बना दिया जाता है थ्रू द हैंड्स ऑफ कैपिटलिज्म। उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर ये बात की जाती थी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेटली ओन किया जाए, हर पर्सन अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकता है। ठीक है, और जिसकी वजह से जब आप प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाते हो, एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी एक पर्सन के पास अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसका इंडस्ट्री है या कोई कंपनी है, तो वो उसके अंदर वर्कर्स लगेगा, लेकिन वो अपनी उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अपने पास रख लेगा और जो वर्कर्स की जितनी तनख्वाह होगी उस हिसाब से उनको दे देगा। इस तरह जो लोअर वर्किंग क्लास है वो एक्सप्लॉइट होती चली जाती है, क्योंकि एट सम एक्सटेंट हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट होती है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब मार्केट वैल्यूज बढ़ जाती हैं, लेकिन जो वो वैल्यू होती है उस वर्कर की वो नहीं बढ़ती, उसे उतना ही पैसा दिया जाता है जितनी उसकी सैलरी होती है। ठीक है, और महंगाई के साथ साथ वो एक्सप्लॉइट होते चले जाते हैं। तो इन चीज़ों पे सटायर किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एलियनेशन ऑफ वर्कर्स, तो हमें ये देखने को मिलता है जब वर्कर्स को उनकी तनख्वाह नहीं दी जाती, जिस तरीके से हम इस नॉवल के अंदर देखेंगे तो वर्कर्स एलियनेट हो जाते हैं। ठीक है, वो अपनी बहुत मुश्किल से सिर्फ अपना गुजर बसर ही कर सकते हैं। ठीक है, वर्कर की एलियनेशन दिखाई गई है। ठीक है, जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये जो सारे पॉइंट्स अब मैंने आपको बताए, ये सारे पॉइंट्स पे बेसिकली वो क्रिटिसाइज करता है कि जो हमारे पास कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है वो ऐसा होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो खुद देता है कि ऐसा होना चाहिए, यानी उसके अंदर जस्टिस, जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसके अंदर जस्टिस और इक्वालिटी होनी चाहिए। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के हाथ होने चाहिए। ठीक है, हर इंसान को उतना, वो कहते हैं कि हर इंसान को उसकी ज़रूरत के मुताबिक पैसा दिया जाए। ठीक है, इस तरह वो इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। क्लास डिफरेंस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, और इकोनॉमी रिसोर्सेज होते हैं इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी, वो भी गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए। वो ये कहता है कि हमारे पास क्लास डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हर एक के पास अपने ओन राइट्स होने चाहिए, जिसको वो अपने, यानी कोई भी पर्सन एक्सप्लॉइट ना हो। जब आपको जस्टिस क्रिएट किया जाएगा तो कोई क्लास डिफरेंस नहीं होगा। बेसिकली वो क्रिटिसाइज करते हैं क्लास स्ट्रगल पे, क्लास डिफरेंस पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके ये जो क्लास डिफरेंस का पॉइंट है, क्लास क्लैश हम दे सकते हैं या उनके रिलेशन में क्लैश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा से कम्युनिज्म के अंदर, कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म जिस पे कह सकते हैं, उसके अंदर बात की जाती है इसके बारे में।
तो अब हम देखते हैं कि जो मर्डर ऑफ अजीज़ खान है उसके अंदर सबसे पहले उसको एनालिसिस करने से पहले यहाँ मैंने एक कोटेशन ऐड की है, ये वाली। तारिक रहमान इसके बारे में कहता है, ये जो नॉवल है ना बेसिकली हाईलाइट करती है द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म इन पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन ऑफ 1947। ठीक है, इसके अंदर जो कैपिटलिज्म की इमर्जेंस को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है। इसके अंदर इसके बारे में तारिक रहमान कहता है, द ओनली इंपॉर्टेंट फिक्शन रिप्रेजेंटिंग द सोशल रियलिटी ऑफ द इमर्जेंस ऑफ प्रिमिटिव कैपिटलिज्म इन पाकिस्तान इन द 1960s। 1967 में इसको लिखा गया था। तो वो कहते हैं कि जो इमर्जेंस ऑफ प्रिमिटिव कैपिटलिज्म है उसको इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसको एनालाइज करते हैं। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। जब आपको बेसिकली जब एनालिसिस करना होता है तो ये नेसेसिटी होता है कि जिस चीज़ का आप एनालिसिस कर रहे हैं, कौन सी थ्योरी या कोई भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बेसिकली पहले आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, फिर ही आप इस काबिल होते हो कि वो सारे पॉइंट्स इस पर अप्लाई कर सको। अब हम देखते हैं कि जो कैपिटलिज्म था उसके अंदर क्या था, दो क्लासेस थी, क्लास डिफरेंस था। तो यहाँ हमारे पास दो क्लासेस आ गई हैं। पहली बोर्जस क्लास है, ठीक है, जैसे कि शाह की फैमिली दिखाई हुई है। जो अपर क्लास है जिसे कैपिटलिज्म भी कहा गया है, कैपिटलिस्ट क्लास भी कहा गया है। दूसरा प्रोलेटेरिएट क्लास है जो अजीज़ की फैमिली है, अजीज़ खान की फैमिली है। जो मिडल वर्किंग क्लास है, वर्कर्स हैं, सलीम जवेद, ये सारे लोअर वर्किंग क्लास यहाँ दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती थी, तो हम देखते हैं कि जो शाह की फैमिली है उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी। उनके पास अपनी इंडस्ट्रीज़ थी, दो इंडस्ट्री उसने बना ली थी। वो मज़ीद 70 एकड़ हासिल करना चाहता था ताकि और वो इंडस्ट्रीज़ बनाएं, और इसी के थ्रू हमें इसके अंदर लस्ट और एट द सेम टाइम ग्रीड का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, किस तरीके से वो लस्ट तो हम देखते हैं फाके करैक्टर के अंदर, और जो ग्रीड है वो हम देखते हैं कि इनका इतना ज़्यादा ग्रीड था, इतनी ज़्यादा प्रॉफिट भी उन्हें हो रही थी, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बनाना चाहते थे। तो ये पॉइंट्स भी इस पर अप्लाई होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड द प्रोलेटेरिएट क्लास है। तो ये जो रिलेशनशिप है बेसिकली एक क्लैश था एक बिटवीन द फैमिली ऑफ शाह, ठीक है, शाह फैमिली और अजीज़ खान की फैमिली के दरमियान। क्योंकि जो शाह फैमिली है वो थ्रू आउट द नॉवल हम ये देखते हैं कि जो अकरम शाह हो गया, अयूब हो गया, आफाक, वो मैनिपुलेट इन्हें करने की कोशिश करते हैं। वो इन्हें बार बार कहते हैं कि आप अपनी 70 एकड़ दे दो, क्योंकि इन्होंने अपनी ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ इन्होंने अपनी बनाई थी। ठीक है, तो जो वो और ज़्यादा बनाना चाहते थे 70 एकड़ लेके अपनी इंडस्ट्री। तो इस तरह जो हम देखते हैं कि शाह फैमिली तो उन्हें एक्सप्लॉइट करती है, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। और इसी क्लैश की वजह से यही जो इनका रिलेशनशिप है, ये रिलेशन इनका जो दिखाया गया है, इनका जो क्लैश है उनके यानी रिलेशन के दरमियान जो क्लैश आता है वो कोस बनता है द ट्रेजेडी ऑफ अजीज़ खान। ठीक है, तो इस तरह हमें ये देखने को मिलता है। क्लास डिस्टिंक्शन हमें देखने को मिलती है, और जो क्लास डिस्टिंक्शन तो हम देखते हैं कि एक अपर क्लास है, दूसरा लोअर क्लास है। एक अपर क्लास जो बिल्कुल जीप के अंदर आती है, अच्छे कपड़े वगैरह पहने हुए हैं, लेकिन जो लोअर क्लास है वो सिर्फ अपनी चीज़ों पे फोकस करिए। यानी लोअर क्लास के अंदर उनकी सिचुएशन हम देखते हैं और ज़्यादा पुअर होती चली जा रही है। जैसे कि अजीज़ खान लोन ले लेता है, ठीक है, उसकी जो वाइफ की जो तबीयत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से उसे इलाज करवाने के लिए लोन पे लेना पड़ता है। तो इस तरह हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो अपर क्लास है वो एक्सप्लॉइट करती है लोअर वर्किंग क्लास को। इकोनॉमिक पावर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जहाँ कैपिटलिज्म होगा वहाँ इकोनॉमिक यानी जो पैसा है वही पावर के अंदर है। इसके अंदर एक्सप्लॉइटेशन होना, हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलती है। एक्सप्लॉइटेशन किस तरीके से लोअर क्लास को, जैसे हमने देखा वर्कर्स जो मैंने आपको बताया, रियाज, सलीम, जवेद, ये सारे वर्कर्स के एक्सप्लॉइट हो रहे थे। और जो आफाक है वो अपर क्लास से बिलोंग करता है, वो मैनिपुलेट करता है लोअर वर्किंग क्लास को यानी रफ़ीक को, और इसी तरह उसे हैंग करवा देता है। इनजस्टिस आ गई यहाँ पे। अब इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि जो अपर क्लास की लस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। और यही जो चीज़ें हैं इसी पे हमारा जो कार्ल मार्क्स है वो सटार करता है कि ये इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। जो इसके अंदर इनइक्वालिटी कैसे थी कि पहले रफ़ीक के साथ इक्वल सलूक किया गया, यानी उसका रेप करके उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया, लेकिन उसे हैंग कर दिया गया, कोई इंक्वायरी नहीं। क्योंकि जो हमारा देखते हैं फ़ज़ल इलाही और मोहम्मद करीम ऐसे जो ऑफिसर्स थे वो पहले ही बिक चुके थे थ्रू द हैंड्स ऑफ अपर क्लास। ठीक है, हेल्पलेसनेस ऑफ अजीज़ खान। अजीज़ खान हम देखते हैं लास्ट पे जब अजीज़ जो फोर्थ पार्ट शुरू होता है, तो अजीज़ खान जाता है पुलिस स्टेशन के लिए हेल्प लेने के लिए, लेकिन जो पुलिस होती है वो भी उसकी कोई मदद नहीं करती। ठीक है, और जवेद का मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन जब वो बैरिस्टर हायर करता है तो हम यहाँ देखते हैं कि जो वहाँ वो इंग्लिश बैरिस्टर हायर कर लेते हैं जो शाह फैमिली, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जो ऐसा बैरिस्टर हायर कर सके
जिसका जो एक्सेंट है या जो इंग्लिश बोलता है, ठीक है। तो इस तरह हमें इनइक्वालिटी क्रिएट होती देखने को मिलती है। थ्रू आउट द प्ले हमें यही जो थीम है ये हाईलाइट होता देखने को मिलता है। करप्शन बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। मैंने आपको लास्ट थीम्स के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया था। और जो कैपिटलिज्म के अंदर करप्शन होता है, क्योंकि जो अपर क्लास ने अपनी चीज़ बातें मनवानी होती है तो फिर वो क्या करती है, हर चीज़ को अपने अंदर ले लेती है। मार्शल लॉ यहाँ दिखाया गया है और मार्शल लॉ का सिनेरियो जैसे कि रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया, इसको लिखा गया है। और जो फजल इलाही है, मोहम्मद करीम और बहुत सारे छोटे ऑफिसर, इवन के 20 ऑफिसर्स ऐसे दिखाए हुए हैं जो लेते हैं ब्राइबरी, ठीक है। तो इस तरह हमें करप्शन देखने को मिलता है। ग्रीड और लस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इनजस्टिस और इनइक्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कैपिटलिज्म के अंदर, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ हमें इनजस्टिस भी देखने को मिलता है और इनइक्वालिटी किसी भी अजीज़ शाह की। यहाँ ऐसे दिखाया गया है कि जस्टिस सिर्फ पावर के पास है और पावर उसी के पास है जिसके पास पैसा है, यानी जस्टिस पैसे की है, यानी जिसके पास पैसा है उसी के पास जस्टिस है। तो हम इसे अगर हम देखें तो ये एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि आज भी इसी तरह हो रहा है, जिसके पास पैसा है उसके पास जस्टिस होती है। तो इस तरह इन सारी चीज़ों को इसके अंदर हाईलाइट किया गया है। तो जो हमारे पास जुल्फ़िकार घोष है वो इसके बारे में कहता है कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, द स्ट्रगल टू गेट न्यू आइडियाज़ एक्सेप्टेड। ये एक मेरे पास जो कहता है, मैंने ये स्टोरी लिखी है, स्टोरी ऑफ स्ट्रगल के जो न्यू आइडियाज़ है उसको एक्सेप्ट किया जाए। और ये जो सारे ये वाले जो कोटेशन है वो बेसिकली रेफ़र कर रहा है अज़ीज़ खान के करैक्टर को। वो कहता है कि अज़ीज़ खान को ना ये जो सारी चीज़ें हैं अपनी सोसाइटी के अंदर जो इमरजेंस है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक दो कोटेशंस और बताऊँ यही कैपिटलिज्म के बारे में, तो जुल्फ़िकार घोष खुद वो कहता है अपनी ही ये जुल्फ़िकार घोष लिखता है, ये रियलिस्टिक पॉइंट है, रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक रियलिज्म के जॉनर के अंदर इसको लिखा गया है। तो वो कहता है द पॉलिटिशियंस हैड नीदर आइडियाज़ नॉर आइडियल्स, नीदर अ सेंस ऑफ जस्टिस नॉर ह्यूमैनिटी। वो खुद कहता है कि यहाँ कोई जस्टिस नहीं है ना ही ह्यूमैनिटी। तो इसको अंदर इस कोटेशन को आप लिख सकते हो जो हमने ग्रीड और लस्ट वगैरह का बेसिकली और इनजस्टिस और इनक्वालिटी का लिखा, ठीक है। और इसी तरह जो आफाक है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है रफ़ीक को, तो उसका भी मैंने यहाँ एक कोटेशन मैं आपको बताती हूँ। वो कहता है, उसे इस तरीके से मैनिपुलेट करता है, यू टेक मी टू द हॉर्स राइडिंग एंड आई विल टीच यू हाउ टू ड्राइव। मैं तुम्हें सिखाऊंगा किस तरीके से ड्राइव किया जाता है। तो इस तरह वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। इवन कि जो आफाक है वो इसे बार बार पूछता है रफ़ीक और जवेद से कि तुम्हारे फादर जो ये क्यों नहीं बेच रहे। तो वो कहते हैं कि मेरे फादर का बिजनेस है, अगर हम इस बेच देंगे व्हाट विल दे डू, तो वो क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये एक मार्क्सिस्ट एनालिसिस हमने इस पर अप्लाई किया। तो हम देखते हैं कि इसमें परफेक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है जिसमें परफेक्टली तौर पर मार्क्सिज्म को अप्लाई किया गया है, कैपिटलिज्म पर सटायर किया गया है, क्लास स्ट्रगल को दिखाया गया है, एक क्लैश दिखाया गया है बिटवीन द अपर क्लास एंड द लोअर वर्किंग क्लास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके रियलिज्म और ट्रेजेडी के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।